Good morning, everybody. In the last chapter, atoms and molecules, we have studied many topics and Dalton's atomic theory, है ना? And in the Dalton's atomic theory, we have learned that actually the atoms are the smallest unit of any of the matter, okay? And so many different topics. But today we are going to start the last chapter, the fourth chapter, that is the structure of atom. And this chapter is also one of the very important chapter, okay? So we know that actually the atom is the very smallest atom. Now after the Dalton's atomic theory, so many different question arises in our mind, है ना? हमारे क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे माइंड में अराइज करते हैं कि atoms are the very smallest part, बट द क्वेश्चन सेज दैट ऑल वी आर हैविंग द डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर अराउंड अस. हमारे आसपास में अगर हम देखते हैं तो बहुत अलग अलग मैटर है, और अगर हर एक मैटर को अगर एक दूसरे मैटर से हम कंपेयर करेंगे तो सब कुछ बिल्कुल अलग है. अगर आप एक आयरन को कंपेयर करोगे दूसरे मेटल से, मतलब सपोज करो कि एल्यूमिनियम से, तो आयरन का प्रॉपर्टी अलग होता है, एल्यूमिनियम का बिल्कुल अलग होता है. ऑक्सीजन को कंपेयर करेंगे सपोज करो कार्बन से, तो दोनों के प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग हैं. तो क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जिसके कारण जो हर एक एटम जो है वो दूसरे एटम से बिल्कुल डिफरेंट है. और फिर और भी क्वेश्चन अराइजेज होते हैं दिमाग में कि डाल्टन्स ऑलरेडी टोल्ड दैट एटम्स आर इनडिविजिबल, मतलब एटम्स को आगे हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं, बट इज इट ट्रू और नॉट, मतलब ये ट्रू है कि नहीं है. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे दिमाग में अराइज होते हैं. तो हम लोग इस चैप्टर स्ट्रक्चर एंड एटम में इस चीज़ों को, सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे. ओके, सी स्ट्रक्चर ऑफ एटम. So first of all, I'm just going to do the introduction of the chapter. Atoms are the smallest unit of any kind of the matter, and all the matter are different from each other. Now the question arises that what makes atoms of two different elements different from each other, and also atom really indivisible as according to the Dalton, है ना? तो ये मैंने आपको बताया कि हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन राइज होता है कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मैटर्स हैं, तो सारे मैटर एक दूसरे से बिल्कुल अलग कैसे हैं, उनका प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग कैसे है, इसका मतलब उसके एटम्स जो है वो बिल्कुल अलग अलग होंगे. तो ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो हर एक एटम को दूसरे एटम से बिल्कुल अलग बनाता है. और डाल्टन्स ने ऑलरेडी बताया कि एटम्स आर इनडिविजिबल, मतलब उसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं. बट ये ट्रू है कि नहीं है ना, कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है. तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज पार्टिकल इन अ मैटर. ओके, सी इफ टू न्यूट्रल बॉडीज आर रब टुगेदर दे गेट चार्ज. इट इज़ ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल विच इज़ नेगेटिवली चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स. देखो पहले आपको समझाता हूँ. आपने ये बचपन में किया होगा, आपके पास एक प्लास्टिक का स्केल होगा, आप उसको अपने हेयर में रब करते होगे, फिर छोटे छोटे पीसेज ऑफ पेपर होंगे, उसको ऐसे रख करके इसके ऊपर आप रखते होगे, तो देखते होगे कि वो जो पीसेज ऑफ पेपर हैं वो प्लास्टिक के स्केल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. ऐसा बिल्कुल आपने किया होगा बचपन में. तो हम लोग इसको बोलते हैं एक्चुअली, जब कभी भी एक प्लास्टिक के स्केल को अगर हम लोग हेयर में ऐसे रब करते हैं तो वो जो प्लास्टिक का जो स्केल है वो बिल्कुल भी चार्ज हो जाता है. तो अब ये चार्ज कैसे होता है, इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है वो समझते हैं. तो अगर आप किसी चीज़ को अगर रब करते हो, दो चीज़ों को अगर आपस में ऐसे करके रब कर रहे हो, तो एक्चुअल में एक बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाता है, और उसी फंडामेंटल पार्टिकल जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, वही दूसरे बॉडी को बिल्कुल भी चार्ज कर देता है ना. सपोज़ करो कि मेरे पास यहाँ पे दो अलग अलग बॉडीज़ हैं, दो अलग अलग बॉडीज़ हैं. अगर मैं इन दोनों को रब करूँगा तो यहाँ से एक पार्टिकल जो है बिल्कुल इसमें ट्रांसफ़र होगा, एक पार्टिकल बिल्कुल इसमें ट्रांसफ़र होगा, और उसी पार्टिकल के ट्रांसफ़र होने से ये पार्टिकल बिल्कुल भी चार्ज हो जाएगा. ठीक है, और फिर वो चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगेगा. लेकिन अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि चलो ठीक है, मैं मान लिया कि ये पार्टिकल अगर इस बॉडी से इस बॉडी में अगर जाता है तो इसको चार्ज कर दिया, लेकिन वो पार्टिकल तो ऑलरेडी अभी इसके अंदर प्रेजेंट है, तो फिर ये बॉडी फिर दूसरों को अट्रैक्ट क्यों नहीं करता है ना. तो यहाँ पे इसको बताया गया कि एक बॉडी एक पार्टिकल जो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, उस पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स. और अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी भी एक बॉडी से अगर दूसरे बॉडी में जाता है तो वो दूसरे बॉडी को बिल्कुल भी चार्ज कर देता है. ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन होता है कि चलो ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी से इसमें गया तो इसको वो चार्ज कर दिया, लेकिन वो ऑलरेडी अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो फिर इसको चार्ज क्यों नहीं कर पा रहा है. तो इसके पीछे रीज़न क्या पता चला कि इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए एक और पार्टिकल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन्स. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को अगर हम कंपेयर करते हैं
तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो बिल्कुल भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही जो है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है और दूसरे बॉडी को बिल्कुल भी चार्ज कर देता है ना। देखो, इफ़ टू न्यूट्रल बॉडीज आर रब टुगेदर दे गेट चार्ज। अगर कोई भी दो न्यूट्रल बॉडी उसको हम रब करते हैं तो वो दोनों चार्ज हो जाते हैं। इट इज़ ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल विच इज़ नेगेटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल जो है उसके ट्रांसफर होने से, और उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इफ़ दिस पार्टिकल ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बॉडी बट इट इज़ नॉट चार्ज। लेकिन अगर वो पार्टिकल ऑलरेडी किसी दूसरे बॉडी में प्रेजेंट है तो वो फिर चार्ज क्यों नहीं हो पा रहा है ना? Because another fundamental particle, protons, have positively charged maintain the neutrality of the body। क्योंकि एक दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल्स है प्रोटॉन्स जो कि ऑलरेडी उस बॉडी में प्रेजेंट रहता है और वो इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज को बिल्कुल भी बैलेंस करके रखा रहता है ना। इसलिए both fundamental particles are equal in magnitude but opposing in charge। तो दोनों फंडामेंटल पार्टिकल जो हैं वो बिल्कुल इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट अपोजिट इन चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कि आपके पास एक बॉडी है, इसके अंदर अगर दो प्रोटॉन्स है और दो इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका मतलब दो पॉजिटिव चार्ज और दो नेगेटिव चार्ज, तो ओवरऑल तो ये एटम पूरी बैलेंस ही रहेगा, है ना। तो इसीलिए कोई भी जो एटम होता है वो ओवरऑल बिल्कुल भी बैलेंस होता है। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन्स को मैं बाहर निकाल लूँ तो फिर चार्ज क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस, क्योंकि टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव को अभी ऐड करेंगे जीरो होगा। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लो तो वन पॉजिटिव और वन नेगेटिव सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, मतलब ये क्या चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफ़र होते हैं किसी भी बॉडी से तो वो बॉडी फिर चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होंगे तब तक बॉडी में कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे अगर इलेक्ट्रॉन्स को इससे निकालोगे या कहीं से इसमें आ जाएगा तो ये ओवरऑल फिर ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के मैग्नीट्यूड अगर इंक्रीज़ करेंगे, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब है कि उसका वैल्यू, है ना, अगर वो इंक्रीज़ करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सम उसका जीरो नहीं हो पाएगा, और जीरो नहीं हो पाएगा तो या तो पॉजिटिव में आंसर आएंगे या तो नेगेटिव में आंसर आएंगे, और पॉजिटिव में आंसर आएंगे तो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव में आंसर आएंगे तो नेगेटिवली चार्ज। ओके, नाउ both the fundamental particles are equal in magnitude but opposite in charge। The mass of protons are nearly 2000 times than the mass of protons। तो अगर चार्जेस के बारे में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का चार्जेस को कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होता है और प्रोटॉन्स के चार्ज जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होते हैं, बट दोनों के मैग्नीट्यूड बिल्कुल भी रिवर्स होते हैं, अपोजिट, है ना। सॉरी, मैग्नीट्यूड नहीं, साइन अपोजिट होते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। ओके, नाउ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैं अगर पूछूंगा कितना चार्ज होता है तो ये -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ सी स्टैंड करता है कुलम के लिए। जैसे यहाँ पे चार्जेस जो है उसका यूनिट होता है कुलम। जैसे हर चीज़ का एक यूनिट होता है ना, जैसे लेंथ को हम लोग मेज़र करते हैं मीटर में, टाइम को सेकंड में या आवर में, तो वैसे चार्जेस को हम लोग मेज़र करते हैं कुलम में। ओके, और चार्जेस ऑन प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कुलम। लेकिन अगर दोनों के मासेस में कंपेयर करेंगे तो प्रोटॉन इज मच मोर हेवियर देन द इलेक्ट्रॉन, है ना। जो मास ऑफ प्रोटॉन्स है, द मास ऑफ प्रोटॉन्स आर नियरली 2000 टाइम्स देन द मास ऑफ, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेवी होते हैं और प्रोटॉन्स के जो मास होते हैं वो 2000 टाइम्स ज़्यादा हेवियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के मास से कंपेयर में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो, तो अब हम लोगों को ये पता चल चुका है कि एक एटम के अंदर में टू बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर एटम के अंदर में रहते हैं तो वो लोग आपस में कैसे अरेंज्ड होते होंगे, कैसे रहते हैं, ये एक नेक्स्ट प्रॉब्लम आने लगा हमारे साइंटिस्ट के पास, है ना। तो इन सारे प्रॉब्लम को उन्होंने कैसे सॉल्व किया ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। With the discovery of two fundamental particle, electrons and protons, it is clear that the atoms can be divided. Hence Dalton's atomic theory fail। तो देखो, डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम्स को हम लोग आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे ये टू फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिस्कवरी हो गया तो इसका मतलब वो लोग एटम के अंदर में रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एटम्स के अंदर रहते हैं और उसको आप बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा सकते हैं, इसका मतलब एटम को ब्रेक कर सकते हैं, और एटम अगर ब्रेक कर सकता है इसका मतलब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वहाँ पे फेलियर हो चुका है। ओके,
द न्यू प्रॉब्लम रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम दैट हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज इन एटम। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या अराइज हुआ साइंटिस्ट लोग के पास कि अब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है अगर वो आपस में एक साथ अगर एक एटम के अंदर में रहते हैं तो वो आपस में कैसे रहते होंगे, क्या दोनों साथ साथ रहते होंगे या एक कॉर्नर में पूरा इलेक्ट्रॉन एक कॉर्नर प्रोटॉन, या एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन कैसे पेयरिंग होगा, कैसे होगा, ये प्रॉब्लम आ रहा था। द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द एटम वॉज गिवन बाय द जे थॉम्सन। तो सबसे पहले कि एटम कैसा दिखता है उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन था, इट वॉज गिवन बाय द जे थॉम्सन, है ना। और दिस वॉज द ओनली साइंटिस्ट हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन। थॉम्सन ही वो ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी किया था, जो जस्ट मैंने आपको ही बताया, ठीक है। तो थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम। तो थॉम्सन ने अपने मॉडल को कैसे बताया, मैं आपको बताता हूँ। थॉम्सन ने बताया कि जो एक एटम है इट इज़ लाइक अ प्लम पडिंग केक। प्लम पडिंग केक, प्लम पडिंग केक कहने का मतलब है, ये आपने देखा होगा जो एक फ्रूट केक आता है ना, फ्रूट केक को ही हम लोग प्लम पडिंग केक कहते हैं, या फिर लाइक अ वाटरमेलन। अगर आप वाटरमेलन को बीच से कट कर दोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, है ना। तो थॉम्सन ने बताया कि जो एक एटम होता है वो एक प्लम पडिंग केक के जैसा होता है या फिर एक वाटरमेलन के जैसा होता है, ठीक है। और जिसमें कि आप देखोगे ये जो रेड पार्ट होते हैं वाटरमेलन के, ये बिल्कुल भी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। और इसमें जो ब्लैक कलर के सीड्स दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और आप देखो अगर आपके पास अगर कोई छोटा स्टिक होगा, आप इसको सीड्स को बिल्कुल भी ईजिली आप फ्लिक करके बाहर निकाल सकते हो, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बिल्कुल ईजिली यहाँ से बाहर जा सकता है ना। तो थॉम्सन ने क्या बताया कि जो एक एटम है वो लाइक अ केक है, प्लम पडिंग केक, या लाइक अ वाटरमेलन है, इन विच द रेड पार्ट आर द प्रोटॉन्स। मतलब ये रेड पार्ट जो होता है वो सारे प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज, एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर इन द फॉर्म ऑफ सीड। और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिल्कुल सीड्स के फॉर्म में है, विच आर इम्बेडेड इन। इम्बेडेड का मतलब है कि उसमें उसको फंसा के रखा गया है ना, उसमें उसको मतलब एक तरह से कह लो कि उसको एक तरह से फिक्स किया गया है, और उसको फिर हम निकाल भी सकते हैं। इम्बेडेड इन इट एंड कैन बी रिमूव इजली, और उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज द मॉडल दैट वॉज गिवन बाय थॉम्सन, दैट एक्चुअली द structure of the atom is like a watermelon, in which the red part are the positively charged protons and the negatively charged seeds are just embedded in it and which can be removed easily। इसको हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको मैंने पॉइंट वाइज समराइज कर दिया। देखो थॉम्सन प्रपोज दैट, थॉम्सन ने क्या बताया कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, इन विच नेगेटिवली चार्ज आर इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज आर इलेक्ट्रॉन, दे आर इम्बेडेड इन इट। और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है इन द फॉर्म ऑफ सीड, जो कि इसमें इम्बेडेड है, मतलब इसमें स्टिक करके उसको रखा गया है, ओके। द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर इक्वल, देयरफॉर एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बिल्कुल भी उतने ही सारे प्रोटॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर अगर इक्वल है तो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी बैलेंस करके रखे हुए हैं। इसलिए अगर ओवरऑल हम देखा जाए तो ये एटम जो होता है वो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट मॉडल दैट वॉज गिवन बाय द सर जे थॉम्सन, and according to him it is like a plum pudding cake or like a watermelon, and all the point I have discussed today. The next day we are going to discuss with the Rutherford alpha scattering experiment. Thank you very much.